हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ प्रेफरेंस से। कल मैंने आपको पढ़ने का टाइम दे दिया था, अब आपने जितना पढ़ा वो उतना आपको पता। बेटा मैं बाबू समझाना शुरू कर रहा हूँ डायरेक्टली। बेटा 5 लिमिटेशन प्रेफरेंस में गिवन है, इक्का दुक्का बात नहीं है, बाकी सारी बात पुराने मुझसे करते हैं बात। बेटा सबसे पहले फर्स्ट लिमिटेशन कहता है प्रेफरेंस शेयर आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर who are willing to take risk and are interested in higher return। सर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी 1 मिनट में। कहता है प्रेफरेंस शेयर उनके लिए अच्छे नहीं है जो रिस्क लेना चाहते हैं फॉर द हायर रिटर्न्स। सर मतलब बात किसकी चल रही है? वो तो इक्विटी शेयर होते हैं ना बेटा, जिसमें आप रिस्क भी बहुत ज्यादा लेते हो और कमाई भी बहुत ज्यादा होती है। प्रेफरेंस शेयर में तो बेटा आप उम्मीद करो कि एक फिक्स्ड इनकम आपके घर आने वाली है, ठीक है ना जी। तो लिमिटेशन है बेटा, आपको कभी भी हायर रिटर्न्स नहीं मिल सकती। हायर रिटर्न के लिए एक ही चीज बनी है बेटा, इक्विटी। यहां तो बेटा आप फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड की उम्मीद लेकर बैठो, बस और कुछ नहीं। सेकंड लिमिटेशन बेटा करेंगे बात 5 मिनट के बाद, पहले बाकी सारी लिमिटेशन की बात कर लेता हूं। बेटा थर्ड लिमिटेशन कहता है द रेट ऑफ द डिविडेंड ऑन अ प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। प्यारे बच्चों 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। अगर आपको याद हो ना, मैं हमेशा एग्जाम्पल ऐसे लिखता हूं 9% डिवेंचर 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने कभी भी बेटा प्रेफरेंस का रेट डिवेंचर से कम नहीं लिया। मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, बहुत आराम से मेरा एनालिसिस सुन लो इस बात पर। मैंने कभी भी ऐसा कोई रेट नहीं लिया बेटा जिसमें डिवेंचर का रेट ज्यादा हो प्रेफरेंस का कम हो। कहता है बेटा प्रेफरेंस का रेट एज कंपेयर टू डिबेंचर हमेशा ही ज्यादा होगा, और रीजन आप सुन लेंगे। बेटा ऐसा क्यों? बेटा जिंदगी में एक प्रिंसिपल है, मोर द रिस्क मोर द गेन, लेस द रिस्क लेस द गेन। आप डिबेंचर होल्डर हो, कंपनी भूल जाओ बेटा, आप डिबेंचर होल्डर के एंगल से सोचो। यू आर अ डिबेंचर होल्डर, आप बेटा किसी रिस्क की पोजीशन में हैं नहीं। आपको पता है मेरा इंटरेस्ट कंपनी नहीं रोक सकती एक दिन भी, एक दिन छोड़ो बेटा 1 मिनट भी नहीं रोक सकती। आपका प्रिंसिपल 1 मिनट नहीं रोका जा सकता बेटा। आप रिस्क नहीं ले रहे बेटा तो रिटर्न कमाने के हकदार भी नहीं। लेस द रिस्क लेस द रिटर्न, इसलिए आपकी रिटर्न सबसे कम होती है। अगर आपने प्रेफरेंस से पैसा लिया बेटा एज कंपेयर टू डिवेंचर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो। सर याद है मेरी कंपनी को लॉस हुआ, आज मुझे प्रेफरेंस के पैसे देने जरूरी है क्या? नहीं। क्या होगा बेटा, मैं अगले साल दे दूंगा क्यूमुलेट करके। इस साल जरूरी तो नहीं है ना बेटा। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को श्योरिटी होती है? वो ये कह सकते हैं मुझे अभी मिल जाएगा पैसा। सर ये श्योरिटी प्रेफरेंस को भी नहीं होती। तो क्या बेटा प्रेफरेंस एज कंपेयर टू डिबेंचर ज्यादा रिस्क लेते हैं? बिल्कुल ज्यादा लेते हैं बेटा, और ज्यादा लेते हैं बेटा रिस्क तो रिटर्न भी ज्यादा मिलनी चाहिए। समझ आ गई होगी बात। अच्छा एक बात सोचो, मैं प्रेफरेंस पढ़ रहा हूं, ये बात मैं प्रेफरेंस में पढ़ा रहा हूं, ये प्रेफरेंस की लिमिटेशन है कि उनको ज्यादा मिलता है। कहां लिखी गई है? सर मैं वही बात बोल रहा हूं, कई बार ये बात कर देते हैं इन्वेस्टर के एंगल से, कई बार बात कर देते हैं कंपनी के एंगल से। तो बेटा अनसिस्टमैटिक है ये पूरे तरीके से, लेकिन मजबूरी है मेरी, ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा आपको। क्योंकि देखो 11वीं क्लास में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। टीचर कहता है यहां नहीं लिखा हुआ, मैं तो काटूंगा तेरा नंबर। 11वीं क्लास में आप उनके हिसाब से चलो, मैं समझा सब कुछ दूंगा बेटा, ठीक है ना। जैसे टीचर कहते हैं लिखो वैसे। 12th में हम बताएंगे बेटा हमने कैसे लिखना है, उनको छोड़ देना 12th में। क्लियर बात? फर्स्ट और थर्ड लिमिटेशन बिल्कुल ओके होगी बेटा। सेकंड मैंने अभी छोड़ी हुई है 5 मिनट के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं बाबू 4th लिमिटेशन की। कहता है एज द डिविडेंड ऑन दीज शेयर इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट देयर इज नो अश्योर्ड रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर, thus these share may not be very attractive to the investor। ऑल क्लियर बेटा? कहता है प्रेफरेंस को डिविडेंड तभी मिलता है जब प्रॉफिट हो। लॉस के केस में हम देते हैं प्रेफरेंस को डिविडेंड। सर लॉस के केस में बस एक बंदे को पैसे मिलते हैं, उसका नाम क्या है? डिवेंचर। डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं रोका जा सकता। मेरी कंपनी को लॉस है, डिवेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेटा, चाहे दोबारा लोन लेना पड़े, लेकिन प्रेफरेंस को मत दो बेटा। क्यों? अरे दे देना बेटा अगले साल क्यूमुलेट करके। क्लियर बात? लास्ट लिमिटेशन
कहता है द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एक्सपेंस, thus there is no tax saving as in the case of interest on loan। याद आ गई होगी बेटा मेरी बात, याद है बेटा? याद करा दो, डिबेंचर की शायद लास्ट मेरिट लिखी गई है बेटा। डिबेंचर का इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, दैट मीन्स डिबेंचर का इंटरेस्ट टैक्स सेव करा कर देता है, जबकि बेटा प्रेफरेंस का डिविडेंड टैक्स सेविंग नहीं कराता। याद है ना बेटा? डिबेंचर के ऐसे 3 फायदे जो इक्विटी में कभी भी नहीं हो सकते, कौन कौन से? फ्लोटेशन कॉस्ट कम, टैक्स सेव करा कर देता है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता। सर टैक्स सेव तो प्रेफरेंस नहीं करा कर देता ना, मैंने तो डिवेंचर को कंपेयर ही प्रेफरेंस के साथ किया था अपने एग्जांपल में, और आपने देखा था कहीं भी प्रेफरेंस ने टैक्स सेविंग नहीं करी। 30,000 रुपए का टैक्स बचा के दिया था डिवेंचर के इंटरेस्ट ने मुझे। तो क्लियर होगी बेटा ये लिमिटेशन भी आपको। सर मैंने 4 लिमिटेशन क्लियर कर दी और मेरे को पक्का पता था ये 4 आपसे भी हो जानी चाहिए। मेरा फोकस सेकंड पर है, ऑल्दो मैं मानता हूं अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होगा, लिटरली नहीं पढ़ा होगा तो बच्चा इसको कर सकता है। अब मैं बता देता हूं पढ़कर एक बार क्या लिखा है। प्रेफरेंस शेयर डाइल्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। बेटा जल्दबाजी मत करना, बच्चे के दिमाग में पता है क्या फतूर है कि ये लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस वाले कंट्रोल डाइल्यूट कर देते हैं। बेटा पहली बात तो कंट्रोल की कहीं बात ही नहीं चल रही, डाइल्यूशन वर्ड देखकर पागल मत हो जाना। सिर्फ एक ही वर्ड नहीं होता कंट्रोल डाइल्यूट करना, कंट्रोल डाइल्यूट करना, ये बात कुछ और चल रही है और मैं समझाऊंगा जरूर बेटा क्या बात चल रही है। पहले एक बात बताओ, कंट्रोल कौन डाइल्यूट कर सकता है? सिर्फ इक्विटी। डिवेंचर कंट्रोल डाइल्यूट करता है? नहीं, ये डिवेंचर की मेरिट है। बेटा प्रेफरेंस कंट्रोल डाइल्यूट करता है? नहीं, ये प्रेफरेंस की कल मेरिट में पढ़ा दिया। तो ये किस डाइल्यूशन की बात चली है? क्या डाइल्यूट करने की बात कर रहा है? ये क्या डाइल्यूट करने की बात कर रहा है बेटा? कहता है ये इक्विटी का क्लेम ओवर द एसेट डाइल्यूट करता है। मतलब आओ जी समझो जरा बेटा, कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है। सबसे पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है ना बाबू? हमेशा ध्यान रखना यही सीक्वेंस रिटर्न्स बांटने का है और यही सीक्वेंस प्रिंसिपल अमाउंट बांटने का भी है। ठीक है जी बाबू? मान लो आज मेरी कंपनी बंद कर दी जाती है और बेटा अब कंपनी ने पैसे देने हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है जी बाबू? मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि कंपनी अगर लिक्विडेशन में चली जाती है तो कैसे बंटवाती है कोर्ट। कोर्ट एक पर्सन को लिक्विडेटर अपॉइंट करती है। कई बार क्या होती है, कोर्ट खुद ही लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाती है। कई बार बेटा कोर्ट बाहर से किसी पर्सन को लिक्विडेटर अपॉइंट कर देती है और कंपनी को कह देती है कि इसके पैसे आप ही दोगे, लिक्विडेटर की जितनी भी फी होगी। और नॉर्मल केस में बेटा ये सीएस हो जाते हैं। सीएस क्या करते हैं बेटा? जो लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं बेटा सारी की सारी कंपनी के एसेट बिकवाएंगे और बेटा उसके बाद इन सबके क्लेम्स देंगे और बाबू बाद में रिपोर्ट सबमिट कर देंगे बेटा कोर्ट। समझ आई बात? अब मान लो बेटा आपने सारी कंपनी के एसेट बिकवाई और एसेट बिकी, लेट सपोज बेटा बात कर लो 45 लाख। सबसे पहले बेटा डिवेंचर की रीपेमेंट करनी है। मान लो बेटा डिवेंचर की रीपेमेंट है 10 लाख रुपए, दे दिए जी। पैसे कितने बचे? 35 लाख। देन बेटा आपने देने हैं गवर्नमेंट ड्यूज बेटा, और गवर्नमेंट का बकाया पैसा है आपका इनकम टैक्स का, जीएसटी का, बिजली का बिल, हाउस टैक्स मिलाकर बेटा 17.5 लाख रुपए। आपने 17.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ड्यूज दे दिए, पैसे बचे बेटा 17.5 लाख रुपए। मेरा एग्जाम्पल वही चल रहा है, आपने प्रेफरेंस से भी 10 लाख ले रखे हैं बेटा, आपने प्रेफरेंस को 10 लाख रुपए दे दिए, पैसे बचे इक्विटी के लिए 7.5 लाख, जबकि मैंने इक्विटी से पैसे कितने लिए थे मेरे एग्जाम्पल में? 10 लाख। शुरू से यही बात चल रही है। सर इनको 10 लाख मिलेंगे क्या? पैसे कितने बचे? 7.5। इनको 7.5 में ही खुश होना पड़ेगा। और बेटा अगर मैं बोल दूं यहां पर ही पैसे बेटा 12.5 लाख बचते तो इक्विटी को 2.5 मिलता बेटा और कुछ नहीं। और अगर बेटा पैसा बचता ही ना तो सर इक्विटी को कुछ भी ना मिलता, कुछ भी नहीं मिलता इक्विटी को बेटा। इसीलिए तो इक्विटी सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। हाँ बेटा
तो नहीं बचा तो नहीं बचा, कुछ भी नहीं कर सकते, कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगी। ठीक है ना। लो जी, अच्छा कभी ऐसा हो सकता है डिवेंचर के लिए पैसा ना बचे? यार ये चीज सोचनी पड़ेगी, अगर आप जितना अच्छा सोचोगे ना उतना मजा आएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कभी नहीं हो सकता। क्यों? अरे डिवेंचर के लिए हमने उससे ज्यादा अमाउंट की एसेट गिरवी रखी हुई है, एसेट बिक जाएगी बेटा। डिवेंचर के पैसे तो रुक ही नहीं सकते बेटा, डिवेंचर कभी रिस्की पोजीशन में होता ही नहीं है, ध्यान रख लेना। ये तो बस मेयर मिथ है। अगर कोई आपको कह रहा है ना डिवेंचर का प्रिंसिपल रुक सकता है, इट इज मेयर मिथ, कभी रुक ही नहीं सकता बेटा डिवेंचर का पैसा। अब बेटा मेरा एग्जांपल कंटिन्यू है, 7.5 लाख रुपए इक्विटी के लिए बच गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ये लिमिटेशन वाली। कहता है बेटा प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या करती है? इक्विटी का क्लेम कम कर देती है, इक्विटी का क्लेम डाइल्यूट कर देती है ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। कहता है अगर ये ना होता तो इक्विटी को बहुत कुछ मिलता। इसकी वजह से, क्योंकि ये एसेट में हिस्सा ले जाता है, इक्विटी से पहले ले जाता है, इक्विटी का क्लेम एसेट्स में कम बचता है। सर ये कंट्रोल डाइल्यूशन की दूर दूर तक बात नहीं है। ये किस चीज की बात चल रही है बेटा? ये एसेट में इक्विटी को एसेट का कंट्रोल डाइल्यूट कर देता है, ये इक्विटी के लिए एसेट कम बचाता है बेटा। क्योंकि प्रेफरेंस के साथ गुण है प्रेफरेंस का, ये इक्विटी से पहले रीपेमेंट लेता हुआ चलता बनेगा बेटा, जिसकी वजह से इक्विटी के लिए एसेट कम बच जाएंगी। ये बात चल रही है बेटा, समझ आई लिमिटेशन? क्लियर? बढ़े बेटा आगे। बाबू नीचे ही बॉक्स में टॉपिक दिया गया है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मार्क इट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली सरस्वती विहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट की पावर एन, पेपर में तैयार रहो आने के लिए इसके, या तो ये या टाइप्स ऑफ डिबेंचर, दोनों आज पूरे कर रहा हूं बेटा। चलो जी समझना शुरू करेंगे बेटा। 3 तरीके के प्रेफरेंस शेयर मुझे दिए गए हैं, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, बहुत आराम से सुनेंगे मेरी बात बेटा। कहता है प्रेफरेंस शेयर जनरली 3 तरीके के हो सकते हैं बेटा। बाबू एक पार्ट इसने बताया क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरा इसने बताया बेटा पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, एंड थर्ड वन इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। बेटा इन तीनों के मतलब यहां पर आराम से समझोगे तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। सुनना बेटा, पहली बात क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। आपको शायद याद होगा बेटा पहले दिन से क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की मैं बात बोलता आ रहा हूं। बाबू नाम में क्या है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करना। बेटा मेरी कंपनी को पहले साल लॉस हुआ, मैं प्रेफरेंस का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पाया, अगर मैंने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं, इसके साथ गुण है बेटा ये डिविडेंड क्यूमुलेट करता है। अगर मैं पहले साल नहीं दे पाया तो अगले साल क्या हो जाएगा बेटा? डबल, पहले साल का भी इस साल का भी, और अगर इस साल भी लॉस हुआ तो तीसरे साल ट्रिपल, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल। अगर क्यूमुलेटिव है तो समझदार को इशारा काफी, अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो सर इसके अंदर कोई गुण नहीं है, यानी कि बेटा फिर तो ये इक्विटी शेयर के बराबर है। पहले साल कंपनी को लॉस हुआ, आप डिविडेंड नहीं दे पाए, इट विल टोटली बी अ लॉस, क्यूमुलेट नहीं होगा। क्लियर बात? लेकिन मैं आपको बात बता देता हूं, जनरल केस में जो प्रेफरेंस इशू होता है उसमें 3 गुण होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, नॉन कन्वर्टेबल। जनरली जो प्रेफरेंस शेयर इशू होता है वो ये होता है बेटा, उसके अंदर क्यूमुलेटिव का गुण होता है, उसके अंदर नॉन पार्टिसिपेटिव का गुण होता है, उसके अंदर नॉन कन्वर्टेबल का गुण होता है। ये सब स्पेशल केस है, लेकिन पता होने चाहिए यार, हमारी बुक में लिखे गए हैं और टीचर को कुछ मतलब नहीं, बॉक्स में लिखा हुआ है दैट मीन्स आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन टीचर को बेटा देना है, चाहे खुद को कुछ ना बताओ। क्लियर है इतनी बात? बढ़ाएं बात को आगे बेटा। बात करते हैं पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव। मैंने आपको बताया नॉर्मल केस में जो प्रेफरेंस इशू होता है वो नॉन पार्टिसिपेटिव होता है, पार्टिसिपेटिव इज द स्पेशल केस। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, अच्छा ऐसे भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं बेटा? बाबू
पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं बेटा? जो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रेफरेंस शेयर क्या प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करते हैं? ये तो इक्विटी का फीचर नहीं होता बेटा। प्रेफरेंस को तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। सर ये स्पेशल काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर है जो क्या करते हैं बेटा, अपना फिक्स्ड रेट लेने के बाद जो कुछ बच जाता है बेटा, प्रॉफिट में भी हिस्सा लेते हैं, जैसे इक्विटी शेयर लेते हैं। लेकिन अगेन क्या ये ऐसे सच में इशू होते हैं बेटा? नहीं, सिर्फ किताबी बात। क्लियर हुई बात? पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। जनरल केस में जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिव होते हैं। मतलब सर ये प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देंगे, दैट्स इट, खत्म कहानी। क्लियर? थर्ड वन इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। मैंने बता दिया जनरल केस क्या है, नॉन कन्वर्टेबल। और बेटा दिस इज द स्पेशल वन, सुनना बेटा। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जो किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होते। मतलब आज आपने मेरी कंपनी को 10 लाख रुपए दिए ऑन 1 अप्रैल 21, मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू करे 10 साल के लिए। 31 मार्च 2031 में क्या हो रहा होगा बेटा? मैं आपको 10 लाख रुपए वापस कर रहा हूं। मैंने बीच के 10 साल में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा, और जिस दिन मैच्योरिटी हो रही है बेटा, मैच्योरिटी में बेटा मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपका प्रिंसिपल वापस कर रहा हूं। ये होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल क्या चीज होती है? सुनना बहुत आराम से बेटा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के पास एक ऑप्शन होता है अपॉन मैच्योरिटी, नाम है कन्वर्टेबल। मतलब किसी चीज में कन्वर्ट हो जाओ, इक्विटी शेयर यानी कि। और बेटा ये कंपनी जबरदस्ती नहीं कर सकती, इट इज द राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। राइट समझते हो ना? अधिकार है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, वो बताएंगे क्या चाहते हैं। अपॉन मैच्योरिटी आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। यू आर अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आज मैच्योरिटी का दिन है, और आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। चाहे ले लो कैश अपना 10 लाख रुपए वापस, चाहे 10 लाख के बराबर मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर ले लो, ये आपकी मर्जी है। कंपनी जबरदस्ती नहीं कर सकती। कन्वर्टेबल ये आपका राइट है, छीन नहीं सकता कोई आपसे अधिकार। आप चाहोगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं चाहोगे तो कैश मिल जाएगा। क्लियर बात? नॉन कन्वर्टेबल तो कभी कन्वर्ट ही नहीं होंगे, कैश ही मिलेगा। और नॉर्मल केस में क्या होता है बेटा? नॉन कन्वर्टेबल ही इशू होते हैं। ये तो स्पेशल वन केस है। क्लियर बात? एक एक्स्ट्रा बात जो किताब में नहीं लिखी हुई, मुझे समझानी है, आपको सोचने के लिए देनी है। अच्छा बहुत आराम से बात सोच के बताना, कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस में से किसका डिविडेंड ज्यादा होता होगा? ये तुम किताबें पढ़ के खुश हो जाते हो, मुझे इतना दुख होता है इस चीज का। क्या किताबें पढ़ के खुश होते रहते हो? ये चलता है कि नहीं चलता? डिविडेंड किसको ज्यादा मिलता होगा, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल? कौन कन्वर्टेबल के साथ है? यार ये बीच वाले बच्चे ना, फिर मैं कुछ गलत बोल लूंगा, फटाफट बता देना। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल कहीं तो होना पड़ेगा बेटा। नॉन कन्वर्टेबल जरूरत है फिर आपकी देश को बहुत बेटा। ऑब्वियस नॉन कन्वर्टेबल। यार एक बात सोचो आप, एक तो इंसान को मैं 2 ऑप्शन दूं कि चाहे ले ले पैसे, चाहे ले ले इक्विटी शेयर, और डिविडेंड भी ज्यादा दो, सारी एडवांटेज उसे ही दे दो, क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल को कोई एडवांटेज नहीं है, कैश मिलेगा हमेशा, इसका डिविडेंड ज्यादा होता है, कभी भी नहीं होता इसका ज्यादा। ऑल क्लियर? रीड करके बताओ एनसीईआरटी से जल्दी से बेटा। पेज नंबर 201 पर हैं हम, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर। और बेटा मेरे को टॉपिक दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी बाबू, इजी वन। जब आपने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस कर लिए ना, अब डिबेंचर समझना बेटा 1 मिनट का किस्सा है, फिर हम छुट्टी कर देंगे बेटा, ज्यादा आपको टेंशन नहीं देंगे। लो प्यारे बच्चों, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर की। इतना ही अच्छा हूं मैं बेटा। लो बाबू, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर की। सबसे पहले टाइप क्या है आप बता दो फटाफट से। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सर नॉर्मल केस क्या है? हमेशा सिक्योर्ड। मतलब कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करेगी हमेशा एसेट गिरवी रखेगी, सिक्योरिटी दी जाती है डिबेंचर होल्डर को।
तो नॉर्मल केस में जो डिवेंचर इशू होते हैं वो हमेशा ही सिक्योर्ड होते हैं बेटा, अनसिक्योर्ड इज मिथ। बस किताबों पे पढ़ते रहो, खुश होते रहो, अनसिक्योर्ड डिवेंचर नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में, हैं जी? 0.0001% भी नहीं होते, सिर्फ एक किताब पे पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी, आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, 12th क्लास में आपको प्रैक्टिकल चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर, वहां आपको जब अकाउंटिंग करोगे तो क्लियर कट पता लगेगा बेटा कि 0.0001% भी अनसिक्योर्ड नहीं होते, हमेशा ही सिक्योर्ड होते हैं बेटा। लिखने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा है बेटा, प्रैक्टिकल नहीं है। क्लियर बात? सेकेंड वन इज रजिस्टर्ड एंड बियरर। बेटा शायद बियरर वर्ड बहुत बार पढ़ा है, चेक में पढ़ा है, वहीं से लिंक कर दूं, खत्म करूं। बेटा अगर मान लो मेरी कंपनी ने रजिस्टर्ड डिबेंचर बेचा वंश को, रजिस्टर्ड डिबेंचर, और चाहता है वंश बेचना इसको किसी को भी पर्सन को, लेट सपोज ईशान को, बेटा ये ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन बहुत सारी फॉर्मेलिटी के बाद। मतलब होगा क्या, मैं बता देता हूं क्या होगा। वंश ने ईशान को डिबेंचर बेच दिया 5 लाख रुपए का, ठीक है जी, लेकिन ये डिबेंचर पे नाम लिखा गया वंश का और ये रजिस्टर्ड डिबेंचर है। क्या करना पड़ेगा वंश को? वंश को पहले कंपनी को अपना डिबेंचर सरेंडर करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि डिबेंचर कैंसिल करके इस पे ईशान का नाम प्रिंट करके दे दो। और मैं कंपनी क्या करेगी बेटा, मैंने इसका डिबेंचर कैंसिल करा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कराई, ईशान का डिबेंचर इशू करा, उसकी जो भी केवाईसी मुझे लेनी थी बेटा, केवाईसी समझते हो ना, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। और कैसे नो कर सकते हैं बेटा, कैसे जान सकता हूं अपने कस्टमर को? आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी फोटो वोटो जो मांगना था मांगा और बेटा ईशान के नाम ट्रांसफर कर दिया। यानी कि रजिस्टर्ड डिबेंचर ट्रांसफर तो होते हैं बेटा लेकिन बहुत सारी फॉर्मेलिटी के बाद। और अगर बियरर डिबेंचर हो तो इट इज ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। वंश ने बेचा ईशान को, बस डिलीवरी दे दी डिबेंचर की, पैसे ले लिए, खत्म, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। सर बियरर समझते हो ना, द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर। नाम किसका लिखा है क्या फर्क पड़ता है? वंश के नाम पे नाम लिखा था वंश का डिबेंचर पे, क्या फर्क पड़ता है? द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर। अगर बेटा ईशान डिलीवरी ले चुका उस डिबेंचर की, ईशान इज द ऑनर, तो बेटा ऐसे डिबेंचर ट्रांसफर होते हैं बाय मेयर डिलीवरी। वो लोग के बढ़ाएं बात को आगे। थर्ड वन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल पढ़ाना नहीं सर। कन्वर्टेबल में ऑप्शन होता होगा कैश ले लो या इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लो, ये राइट है डिबेंचर होल्डर का। और बेटा नॉन कन्वर्टेबल में सिर्फ कैश ही वापस मिलता होगा। और इंटरेस्ट रेट किसका ज्यादा होता होगा? नॉन कन्वर्टेबल, बड़ा ऑब्वियस है। लास्ट वन, फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर। सुनना जी बेटा, ये बहुत बढ़िया बात है और बड़े काम की बात है बेटा। कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 में डिबेंचर इशू करे 5 लाख। सुन लो बेटा, कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 में डिबेंचर इशू करे बेटा 5 लाख रुपए के, ठीक है जी। और बेटा ये इशू हुए 20 साल के लिए, यानी कि बेटा बात चलेगी 31 मार्च 2034 तक, ठीक है जी। और 1 अप्रैल 2021 को आप दोबारा से डिबेंचर इशू कर रहे हो, आज से 6 साल बाद, और ये इशू कर रहे हो आप मान लो 15 साल के लिए, ठीक है जी। बाबू जब कंपनी दोबारा डिबेंचर इशू करती है तो जरूर बताएगी ये डिबेंचर फर्स्ट है या सेकंड डिबेंचर है। मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा फर्स्ट या सेकंड से? नॉर्मल केस में फर्स्ट ही होते हैं, बता देता हूं, सेकंड वन इज द एक्सेप्शन। बेटा सेकंड हो तो हो क्या जाएगा बेटा, सुनना बाबू, सीक्वेंस बदल जाएगा पेमेंट का। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस होता है। सबसे पहले मिलेगा डिबेंचर का इंटरेस्ट, और आपको बता देता हूं फर्स्ट वाले डिबेंचर का, फिर किसका मिलेगा, फिर सेकंड डिबेंचर का, फिर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर इक्विटी डिविडेंड। और मैंने क्या बताया, नॉर्मल केस में क्या इशू होते हैं, फर्स्ट डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर चाहिए इकट्ठे ब्याज दो भाई, ठीक है ना। बस इतना सा फर्क है। एक बार रीड कर दो, मुझे बताओ बेटा फटाफट से। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम बच्चों, बाय बाय।